वेलकम टू मिशन एग्री। और मैं आपको कल के लेक्चर में आपको बताया हुआ था बहुत सारी बातें मृदा से रिलेटेड, सॉइल से रिलेटेड, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में। तो सबको समझ में आ रहा होगा और एक जुनून के साथ अब आगे हम बढ़ेंगे, ठीक। और आगे हम बात करेंगे जो कि बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, ठीक। तो आपको कल मैं कुछ साइंटिस्ट के बारे में बताया था, ये इंट्रोडक्शन करवाया था, ब्रांचेज, ठीक। और ये सारे मुद्दे पे हमने कल बात कर रखा था, ठीक। सबको पता है, ये सारे मुद्दों पे हमने कल बात कर रखा था, ठीक। ये सारे मुद्दे पे तो आज हम जो है आगे बात करेंगे। और बीसीसीआर और आईसीएआर के क्वेश्चंस भी। तो ये आपका बहुत सारे स्टूडेंट का जो यूट्यूब कम्युनिटी में ये क्वेश्चन आया था, तो ये बहुत सारे का गलत हुआ है, तो इनका आंसर आप लोग बता दीजिए एक बार, ताकि मुझे लगे कि आप लोग पढ़ लिए हो। सेकेंड मुद्दा की बात करूँ तो सेकेंड मुद्दा हमारा था माइक्रोबायोलॉजी का अध्ययन। तो बताइए, स्टडी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इज व्हाट। जल्दी से बताइए, फिर हम आगे बात करेंगे। पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी अच्छे से रिपीट करना है, पीसीसी में पूछा गया ये। और नेक्स्ट पॉइंट जो बात है हमारा, वो नेक्स्ट है एपीकल्चर। एपीकल्चर रिलेटेड टू मधुमक्खियाँ, सभी कीट, मछलियाँ या फिर सभी पक्षी। क्विक फास्ट, यस यस यस, सही है। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए। पूसा 1500 न किसकी किस्म है? पूसा 1509 इज अ वेराइटी ऑफ, यस यस, धान धान, ठीक है ठीक है ठीक है। हु इज द फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया? वी कुरियन, एम एस स्वामीनाथन, बीपी पाल, आर एस परोदा। ऋषभ ऋषु आपका गलत हो रहा है फिर से, ठीक। अब अच्छे से ध्यान नहीं दे रहे हो। बी होगा बिल्कुल, वी कुरियन इज राइट आंसर। एंड थर्ड इज रोल ऑफ सोइल। अब यहाँ से हम बात करते हैं, ये सारे बात हमने प्रीवियस क्लास में कर रखा है, ठीक। ये सारे बात हमने प्रीवियस क्लास में कर रखा है, ठीक, प्रीवियस क्लास में कर रखा है। और आज का जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा, इनसे आगे की बात हम आज करेंगे, ठीक। तो ये सारी बात हम डिफिनेशन ऑफ सोइल, सोइल का डिफिनेशन हमने दे रखा था प्रीवियस क्लास में, ठीक। अब सभी को ये सारे मुद्दे पे हमने और आपको साइंटिस्ट एक विटनी, इस पर भी हमने बात कर रखा है, इसके बारे में बता दिया हूँ, ठीक। ये सारी बातों को अगर जो भी एब्सेंट थे प्रीवियस लेक्चर देख लो, वो अपलोड हो गया है, ठीक। और आप विटनी सारे के बारे में हमने बात कर रखा है, ठीक। ये सारे वैज्ञानिक जितने आप देख रहे हो, ठीक, जेनी, रफीन, सिमोशॉन, सारे के बारे में हमने बात प्रीवियस क्लास में किया था, पिछली क्लास में, ठीक। तो सबको इतने पता है। ये अब हम कोई स्टार्ट करना था, तो वो था ब्रांचेज ऑफ सोइल साइंस। नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ब्रांचेज ऑफ सोइल साइंस। तो सबके सब रेडी हो? बताइए। तो इंग्लिश हिंदी दोनों के लिए सबको पता है। तो आज हम बात करें ब्रांचेज ऑफ सोइल्स। देखिए, पेडोलॉजी की बात करें, इसमें फर्स्ट आता है पेडोलॉजी, ब्रांचेज जो इनका पेडोलॉजी। देखिए, प्रकृति में जो है शरीर के रूप में उत्पत्ति, सर्वेक्षण और वर्गीकरण और मिट्टी के भौगोलिक वितरण के नियमों से निपटने वाला विज्ञान ये होता है, उसको हम बोलते हैं पेडोलॉजी बोलते हैं, ठीक। ठीक, इतना बात आपको समझ आ गया। पेडोलॉजी क्या है? एक प्राकृतिक शरीर रूप में मिट्टी का अध्ययन करता है, ठीक। ये जो है पेडोलॉजी में जो है स्टडी करते हैं किसके बारे में? सोइल के बारे में करते हैं। और मुख्य रूप से जो है मिट्टी के तत्काल व्यवहारिक उपयोग पर ध्यान केंद्रित करता है, ठीक। आई बात समझ में? हाँ, एंड आई एम गोइंग टू टॉक, ओके, आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट पैडोलॉजी। तो द साइंस डीलिंग विद द जेनेसिस, ऐसा साइंस जो किसके साथ डील करता है? जेनेसिस के साथ सर्वे करता है, एंड क्लासिफिकेशन एंड द लॉज ऑफ geographical distribution of soils as a body in nature, okay। pedology is the study of soils as a natural body। pedology जो स्टडी है किनका? सोयल का। किनके तरह? तो नेचुरल बॉडी की तरह। और इनके साथ साथ जो है ये फोकस करता है प्राइमरली सोइल्स इमीडिएट प्रैक्टिकल जो यूज होता है सोयल का, उस पर इसका बहुत अच्छा जो है भूमिका होता है, इसका मेन रोल उस पर होने जा रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट पेडोलॉजी। और एक इनके दूसरे टाइप, ये सारे मुद्दे पे हमने बात कर रखा है, आप सभी को ये बता रखा है मैं फर्स्ट लेक्चर में, याद है आप सबको? बताइए, याद है ना? जो ग्राफ हमने आपको प्रोवाइड किया था, अगर आप वो ग्राफ देखते हो तो ये पेडोलॉजी और इडेफोलॉजी के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी नहीं करनी, इकट्ठा करनी पड़ेगी, वही ग्राफ में सब कुछ मैंने ऐड कर रखा है। तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा वो ग्राफ आप लोग जरूर अच्छे से प्रिपेयर कर लो, ठीक। तो इडोफोलॉजी की बात करें, तो इडोफोलॉजी की बात करें तो ये साइंस है जो डील्स करता है सोइल के साथ, जो कि लिविंग थिंग के साथ, और पार्टिकुलरली प्लांट्स के साथ। और ये जो है मेन यूज के लिए लैंड फॉर प्लांट ग्रोथ, और प्लांट का जो ग्रोथ है हम आपको बताए थे, इडोफोलॉजी जो ग्रोथ कराता है, ठीक।
लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक। और एडाफोलॉजी जो है इसका जस्ट उसका क्या कराता था वो, ग्रोथ नहीं करा पाता था, ठीक। आपको उसका टेबल में एक बार शो कर रहा हूँ, ठीक। आपको दिखा रहा हूँ, हम जो फर्स्ट लेक्चर में आपको बताए थे सोइल साइंस पेडोलॉजी एडाफोलॉजी होता है ये, एडाफोलॉजी यहाँ पी होगा, ठीक, ओके पी होगा, ठीक। एडाफोलॉजी एक होता है, ठीक। तो इसमें हम आपको बताए थे मृदा का जो उत्पत्ति और वर्गीकरण का अध्ययन ये कराता है। आपको याद होना चाहिए इस पॉइंट पे, आपको सबसे पहले इस पे आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। मैं ये आपको 2 बार दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये करना है, मतलब ये वीवीआई है, इसके बिना जो है आपको ये सोइल साइंस नहीं होगा। पेडोलॉजी और एडाफोलॉजी 100% होना चाहिए। और आपको एडाफोलॉजी पे बताए थे ये मृदा के भौतिक गुण और पौधे की वृद्धि और उत्पादकता पे बात करता है, ठीक। और इस पर भी हम बहुत सारी चर्चा कर रखे थे, यहाँ पे आप देखोगे तो इस पे जो हम पेडोलॉजी पे बताए थे, ये ग्रीक भाषा है। और एक बात ये पूछेगा कि हु इज़ द फादर ऑफ पेडोलॉजी, हु इज़ द फादर ऑफ पेडोलॉजी, फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर करिए जल्दी से। सबसे पहले उतने जितने अभी मैं आपको दिखाया हूँ पेडोलॉजी डेफोलॉजी वो अच्छे से याद कर लेना। ये वीवीआई होता है, ठीक। पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनेशन के, ये 12th के नहीं, मैं आपको बीसीसी का बता रहा हूँ, 11th 12th का नहीं, ठीक। अब जो आगे मुद्दा है वो है हमारा सॉइल फर्टिलिटी का, कि सॉइल फर्टिलिटी क्या होता है उस पर अभी हम बात करेंगे। तो द क्वालिटी ऑफ द सॉइल दैट इनेबल्स इट प्रोवाइड एसेंशियल केमिकल एलिमेंट्स। देखिए मिट्टी का गुणवत्ता जो इसे आवश्यक रासायनिक तत्व प्रदान करने में सक्षम बनाती है, ठीक। वो होता है, क्या करता है सॉइल फर्टिलिटी। सब सॉइल फर्टिलिटी कैसे होगा, कौन सबसे पहले तो हम कहीं भी अगर कुछ आपको, अगर आप क्रॉप की बात करो, मान लो हम कोई मुद्दा, हम मेरा यहाँ आता है पेडी का, मेरा मुद्दा है पेडी का, तो उसके लिए भी हमको सबसे पहले सॉइल सिलेक्शन करना चाहिए। और सॉइल सिलेक्शन करने के पहले हम सॉइल का जांच करते हैं, ठीक। और सॉइल के जांच जब हम लेबोरेटरी में जाते हैं, ठीक, लेबोरेटरी में जाते हैं तो हम क्या देखते हैं, जब हम लैब में जाते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि जैसे मैं कोई सॉइल का जो है स्टडी कर रहा हूँ, ठीक, सॉइल का स्टडी कर रहा हूँ किया, और मानना है मुझे कि ये सोयल में जो है कुछ का कमी है, ठीक। इसलिए सोयल से फर्टिलिटी नहीं हो पा रहा है, तो उसको हम लैब में ले जाएंगे, लैब में उसका टेस्टिंग करेंगे, और उस टेस्टिंग के दौरान हम उसको कैसे उपजाऊ बनाएंगे, कैसे बताइए, हम उस सोयल को कैसे उपजाऊ बनाएंगे। मान लो इसमें जो है उपजाऊ नहीं है, उसको हम लेबोरेटरी में गए, लैब में टेस्ट किए, तो फिर हम कैसे इसको उपजाऊ बनाएंगे, बताइए फटाफट बताइए। तो उसको हम फर्टाइल बनाने के लिए, उपजाऊ बनाने के लिए, सबसे पहले हम उसको लैब में ले गए, मान के चलिए हम लैब में ले गए, और लैब में हम टेस्टिंग करते हैं, तब उस लैब से हमको क्या पता चलता है कि ये सोइल में जो है, सोइल में किस चीज़ की कमी है, ठीक, किस चीज़ की कमी है। और जैसे जिंक की या पोटास यूरिया जिनका भी कमी होता है, ठीक, नाइट्रोजन, यूरिया में नाइट्रोजन आता है, तो नाइट्रोजन का जैसे कमी हुआ तो हम उस नाइट्रोजन को फिर सोइल में देते हैं, और फिर जिसका कुछ भी जिनका कमी होता है उनको हम देके उनको हम उपजाऊ बनाते हैं, ठीक। यही मेन मुद्दा था फर्टिलिटी का, ठीक। अब चलिए सॉइल केमिस्ट्री की बात करें तो सॉइल केमिस्ट्री डील्स करता है केमिकल कंस्टिट्यूएंट से, जितने भी रासायनिक कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं उसमें जो है मृदा जो है मृदा रसायन विज्ञान उसमें हेल्प करती है। और ऐसा प्रॉपर्टीज़ और जो केमिकल रिएक्शन, सॉइल रिएक्शन, ये सारे इनके अंतर्गत आते हैं, और इनमें इसकी बहुत सारी आवश्यकताएँ होती है। मृदा रसायन विज्ञान की बात करें तो फसल की आवश्यकताओं के साथ जो है संबंध और रासायनिक घटकों, रासायनिक गुणों और मिट्टी का रासायनिक प्रतिकारियों से ये निपटाता है और उनके बारे में हमको बताता है, ठीक। तो इस ये हुआ आपको सोइल केमिस्ट्री, ठीक। समझ में आ रहा है इतना तक, बताइए आफ्टरनून आफ्टरनून, ठीक, यू आर टू लेट। चलिए तो आगे जो हम बात करें तो आगे का बात हमारा है सोइल फिजिक्स पे। अब फिजिक्स सोइल बायो नहीं होने वाला है, ठीक। तो सोइल फिजिक्स की बात करें तो स्टडी ऑफ वेरियस फिजिकल प्रोसेस, जितने सारे फिजिकल प्रोसेस होते हैं उस पर हम स्टडी करते हैं, एंड टेकिंग प्लेस इन थाउजेंड द सोइल्स, ठीक, थ्रू द सोइल। और हम एक प्लेस लेते हैं किसके थ्रू, तो सोइल के थ्रू, ठीक। जिनको मृदा भौतिकी बोले तो विभिन्न शारीरिक प्रक्रियाओं का ये अध्ययन कराता है, और थियोसोल के माध्यम से ये होता है, ठीक। थियोसोल क्या होता है वो सारे मुद्दे पे हम आगे बात करेंगे, थियोसोल क्या होता है। तो सोइल माइक्रोबायोलॉजी वो भी आ गया, लेकिन वैसा नहीं है, सोइल बायोलॉजी की बात नहीं कर रहा तो वो नहीं आएगा, या माइक्रोबायोलॉजी आया। तो देखिए ये डील करता है माइक्रोस्कोपिक पॉपुलेशन जो सोइल का, उस पर इसका रोल जो है ट्रांसफॉर्मेशन रहता है, और इसका इंपॉर्टेंट जो है प्लांट न्यूट्रिशन में और क्रॉप प्रोडक्शन में होता है। तो इनका रोल किस में आता है, तो प्लांट का न्यूट्रिशन में और प्लांट का प्रोडक्शन में। तो जिनको मृदा माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं, तो मिट्टी की सूक्ष्म आबादी से जो है संबंधित है। ये किनसे संबंधित है, तो मिट्टी की सूक्ष्म आबादी से संबंधित है, और इसकी भूमिका जो है विभिन्न परिवर्तनों और पौधे के पोषण और फसल उत्पादन, ये याद रखना कि न्यूट्रिशन और
क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक, फसल उत्पादन और न्यूट्रिशन इसका यहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है, ठीक। दिस इज ऑल अबाउट सॉइल बायोलॉजी, सॉरी सॉइल माइक्रोबायोलॉजी, सॉइल केमिस्ट्री एंड सॉइल फिजिक्स, ठीक। आई बात यहाँ तक समझ में? बताइए, फटाफट बताइए। तो यहाँ तक हमने बात कर रखा है। आगे जो है सोयल एज थ्री डायमेंशनल बॉडी, ये हमेशा याद रखना कि सोयल जो है 3 आयामी शरीर होता है। मतलब आपकी इधर से भी सोयल, ये मान लो ये सोयल है, ठीक। सोयल ऐसा नहीं होता है, एक मिनट, मान लो ये सोयल है, ठीक, एक एक इकट्ठे में है, ठीक, सबके सबको दिख रहा होगा, ठीक। वो बड़ा नहीं होगा, ठीक, जो बड़ा लग गया वो नहीं होगा, ठीक। ये जो पॉइंट आउट आप देख रहे हो, ये जो पॉइंट आप आउट आप देख रहे हो, मान लो ये सोयल है। तो आप बताओ, इनका मैं एक एक स्पोर उठाता हूँ, इसका मैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ सोयल को उठाता हूँ, ठीक। मान के चलो मैं ये इतने सारे एक इकट्ठे सोयल हैं, इनको मैं डीप कर रहा हूँ। कंसेप्चुअली समझने का कोशिश करिएगा, ठीक। ओके, इनका कंसेप्ट हमेशा होना चाहिए, ठीक। ये मान लीजिए सोयल है, ठीक। क्यों? नोट नोट सुनिए, पहले अच्छे से सुनिए साक्षी कुमारी, फिर आगे बोलिएगा। देखिए, ये मान के चलिए सोयल है, ठीक, मान लिया, ठीक। लेट दिस इज सोयल, ठीक। एच से उसको हम डिनोट किए। ये मान लीजिए मृदा है, और इसका जो है, इनके जो पोर्स हैं, ये जो पोर्स हैं, ठीक, इनसे हम क्या किए, एक मॉलिक्यूल को उठाए, ठीक। आई टेक 1 मॉलिक्यूल ऑफ सोयल, ठीक। हम एक मॉलिक्यूल उठाए तो ये हुआ या नहीं? बताइए, ये हुआ। ऐसा स्ट्रक्चर हमको मिलेगा, एक मॉलिक्यूल उठाएंगे तो ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक। देखिए, ये जो हमारा स्ट्रक्चर मिला, तो बताइए अब ये स्ट्रक्चर हमारा कौन सा शेप का होगा? आप राइट से देखो, लेफ्ट से देखो, ठीक, या फिर अप से देखो या फिर डाउन से देखो, किधर से भी देखो तो ये आपको कैसा नजर आएगा? बताइए, जल्दी से बताइए। तो हमको देखने पे 3 डायमेंशनली हमको शो करेगा, ठीक। तो हम आगे जो हमारा मुद्दा है उस पर हम बात करते हैं। सोयल इज 3 डायमेंशनल बॉडी हैविंग लेंथ, ब्रेथ एंड डेप्थ। सोयल जो है एक 3 डायमेंशनल बॉडी है, ठीक, 3 आयामी है, जिनके पास क्या होता है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई होती है। जिनके पास क्या होता है, इनके पास लेंथ भी होते हैं, ब्रेथ भी होते हैं, और ब्रेथ के साथ साथ डेप्थ भी होते हैं, ठीक, इसमें सोयल में, ठीक। यस, LBH, ओके ओके, दोज आर प्रेजेंट इन सोयल। मृदा में ये सभी प्रेजेंट रहते हैं, लंबाई, चौड़ाई और गहराई, ठीक, लेंथ, ब्रेथ एंड डेप्थ, ओके। चलिए, अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा वो हमारा है, दे फॉर्म ए कंटिन्यूएशन ओवर द लैंड सरफेस एंड डिफर इन प्रॉपर्टीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वे भूमि की सतह पर एकांत का निर्माण करते हैं और जगह जगह जो है गुणों को भिन्न होते जाते हैं, ठीक। ये सारे बातें पे आपको बेसिकली पता होगा, क्योंकि बेसिक वाले बात हो गई है, ठीक। और जो हमारा नेक्स्ट मुद्दा है तो वह है, इट इज़ अपर बाउंड्री इज एयर और वाटर एंड इट्स अपर बाउंड्री इज एयर। इसका जो ऊपरी हिस्सा हवा या पानी है, और लोअर बाउंड्री इज द रॉक लिथोस्फेयर, और इसकी निचली जो है वो रॉक लिथोस्फेयर है, ठीक। अब लिथोस्फेयर क्या होता है इस पर भी हम आगे बात करेंगे, परेशान नहीं होना इसको लेके, दिमाग में जो है आप अपना शक्ल ऐसे नहीं बना लेना, ठीक, पॉइंट आउट है नहीं बनाना है, ठीक। आगे हम इस पर भी बात करेंगे, व्हाट इज लिथोस्फेयर, ओके। देखिए, कंपोजिशन ऑफ सोयल ऑन वॉल्यूम बेसिस, ठीक, सोयल कंपोजिशन की हम बात करें वॉल्यूम बेसिस पे, तो मिनरल जो है, मिनरल वाट मैटर कितने होते हैं? 45 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जितना मैं बता रहा हूँ, कंपोजिशन सोयल का बता रहा हूँ वॉल्यूम बेसिस पे। हिंदी वाले परेशान नहीं होना है आप कभी। कब तक क्लास होगा? कब तक क्लास होगा सबको पता है? सब बता दीजिए इन्हें कब तक क्लास होती है, ठीक। चलिए, अब जो हमारा नेक्स्ट है आपका, ऑर्गेनिक मैटर कितने होते हैं? 5% इसमें हमको ऑर्गेनिक मैटर देखने को मिलते हैं, ठीक। और इसके बात करूँ मैं सॉइल वाटर, तो वो हमको 25% देखने को मिलते हैं। और आगे मैं बात करूँ आपको सॉइल एयर, तो ये हमको 25% देखने को मिलते हैं। सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिलता है? ये मान लो एक सॉइल है, ठीक, सॉइल है, तो उसमें आपको 45% जो है क्या देखने को मिलेंगे? मिनरल वाटर, ओके, मिनरल वाटर, जिनको हम शॉर्ट में MW बोलेंगे। और जो है 5% हमको क्या देखने को मिलेंगे? 5% हमको देखने को मिलेंगे ऑर्गेनिक मैटर, OM, ठीक। और हमको 25% क्या देखने को मिलेंगे? सोयल वाटर, ठीक, SW। एंड ये जो बचे 25% है, इसमें हमको ऑर्गेनिक मैटर देखने को मिलेंगे, OM, जिनको हम बोलेंगे, ठीक। हमको ये जो ग्राफ आप देख रहे हो, ये सारे जो है ग्राफिकली भी आपको एक
सोइल प्रोफाइल के पहले ये सारा पॉइंट पे जिक्र होता है, ठीक। मैं ग्राफ यहाँ पे शो नहीं किया हूँ लेकिन बना दिया हूँ, ठीक। सेम ऐसा ही ग्राफ रहता है, ठीक। आया बात समझ में? ये ग्राफ आपको कंसेप्चुअली समझना है तो आपको ये रटने या फिर याद करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक। ओके, आया बात समझ में? इतनी बातें जितना मैं अभी तक बताया हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी पॉइंट नहीं छूटना चाहिए, नहीं तो बीसीसी छूटेगा, आईसीएआर छूटेगा, बीएचयू छूटेगा, तो इसमें आपका फिर दोष होगा, मेरा कोई नहीं दोष होगा। इसलिए मैं आपसे बार बार पूछता हूँ, बार बार बोलता हूँ, कुछ भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में करिए, और वहाँ पे अगर आपको कोई और क्वेश्चंस गुंजते हैं तो वो भी आप वहाँ पे करिए कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं भी उन्हें देखूँ और आपको मैं बताने में मदद करूँ, ठीक। चलिए, मैं कौन सा बुक पढ़ाता हूँ तो मैं आपको ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ मैं कौन सा बुक पढ़ाता हूँ। एक बुक मैं नहीं पढ़ाता हूँ, मैं 5 से 6 बुक को रिलेटेड करके बताता हूँ, ताकि आपका बीसीसी आईसीआर में लेवल को आपको टच करा सकूँ। यस, तो ये मेरा खुद का है, ठीक। मैं कोई किसी का जो है कॉपी नहीं करता हूँ, ओके, मैं बता दिया हूँ, ओके। तो आगे का पॉइंट हमारा ये है, ये सारे ग्राफ आप एक बार अच्छे से खुद से बना लेना, ठीक। अब मैं उसी को मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ, मात्रा के आधार पर मिट्टी की संरचना, ठीक। ठीक है, तो सबसे पहले खनिज पदार्थ, आपको यही ग्राफ, आपको यहाँ पे जो है यही ग्राफ लिख लेना, तो यही ग्राफ में यहाँ पे मिनरल की जगह पे आप मिनरल मेटर की जगह पे आप खनिज पदार्थ कर देना, ठीक, आपको हिंदी में, ठीक, वैसे रहेगा, ठीक। सेम सीरियलीज है। कार्बनिक पदार्थ आपको 5% देखने को मिलेंगे, मिट्टी में पानी आपको 25% देखने को मिलेंगे, और मिट्टी की हवा वो जो आपको 25% मिलेंगे, ठीक। आप एक ग्राफ तैयार कर लेना जैसे मैं वहाँ पे कराऊँ, और अच्छे से इसको आप लिख लेना, ठीक। और जो मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा उसमें ये ग्राफ मैं ऐड कर दूँगा, आपको उसके लिए प्रॉब्लम नहीं लेना है, ठीक। चलिए, अब मैं नेक्स्ट में मुद्दा पे बात करूँ तो सोइल कैन बी कंपेयर टू वेरियस सिस्टम ऑफ एनिमल्स। मिट्टी की तुलना जो है जानवरों की विभिन्न प्रणालियों से की जा सकती है। अब देखिए किस प्रकार जानवर की तुलना हम और मिट्टी की तुलना करते हैं, यानी जानवर में जो पाया जाता है वो मिट्टी में भी पाया जाता है। कैसे पाया जाता है? ये बहुत ही आपको, एक तो आप शौक हो गए ये मिट्टी और जानवर से क्या रिलेशन है, हो होंगे आप कि भाई मैं पढ़ रहा हूँ मिट्टी और यहाँ पे जानवर आ रहा है, ठीक। तो कन्फ्यूज़न बनता है, लेकिन है रिलेटेड, क्या है वो बात अभी हम करेंगे। चलिए, तो पहले डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक। अब जब एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ते होंगे 11th में बायो में, तो उसमें ये रहता है डाइजेस्टिव सिस्टम रहता है, एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, उसके एलिमेंट्री कैनाल के अंदर आते हैं, ठीक। तो उसमें जो हम बात करते हैं तो उसमें ऑर्गेनिक मैटर होता है, ठीक, ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन, ठीक। अब बात करें हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो इसमें एक्सचेंजेज ऑफ गैसेस, एयर सर्कुलेशन होते हैं इसमें, और एक्सचेंजेज होते हैं गैस की। और हम बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ब्लड, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक, जिनको ब्लड बोलेंगे, तो उसमें वाटर मूवमेंट होगा किसके साथ? सोइल के साथ, ठीक। सोइल के साथ उसमें क्या होगा? वाटर मूवमेंट होगा। और आगे अगर हम बात करें एक्सक्रेटरी सिस्टम, तो इसमें क्या होगा? लीचिंग आउट होगा एक्सेस साल्ट, जितने सारे उसमें साल्ट्स होते हैं वो क्या होगा? बाहर निकल जाएंगे, ठीक। ये वो आपको जिस प्रकार आप एलिमेंट्री कैनाल पढ़े थे, तो पहले आप किससे आउट स्टार्ट किए थे? आप एलिमेंट्री कैनाल जब बायो में पढ़े होंगे तो आप जो है माउथ से स्टार्ट किए थे और एनएस तक आपका एलिमेंट्री कैनाल था। तो इस सारे टॉपिक पे जो है जिस जिस प्रकार वो था, ठीक, उसी प्रकार जो है ये आप वो समझ रहे होंगे, तो ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ये सॉइल से रिलेटेड है, वो हमारे बॉडी से रिलेटेड था, ठीक। आगे समझ में? यस। अब बात करें हम ब्रेन, ब्रेन तो सॉइल के लिए, ठीक। और कलर की बात करें तो सॉइल कलर, हाइट की बात करें तो सॉइल डेप्थ, ये मैं आपको बता चुका था, सॉइल के पास जो है लेंथ भी होता है, ब्रेथ भी होता है और डेप्थ भी होता है, ठीक। ये बात मैं बता चुका। अब पढ़ेंगे हम स्पेयर और इसके साथ स्पेयर ऑफ अर्थ, ठीक। चलिए, उसी को मैं हिंदी में बता दूं आप सबके सबको। तो देखिए, पाचन तंत्र, कार्बनिक पदार्थ अपघटन, ठीक। और उसके बाद बताओ श्वसन प्रणाली, वायु परिसंचरण और गैसों का आदान प्रदान, ठीक, ठीक, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और आपको परिसंचन तंत्र से, जिसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं, ब्लड, तो वो मिट्टी के भीतर पानी की आवाजाही, ठीक, आना जाना जिनको हम बोलेंगे। एक होता है उत्सर्जन प्रणाली, अतिरिक्त लवण से बाहर निकलना, यानी एक्सक्रेटरी सिस्टम इसको बोलेंगे, ठीक। और नेक्स्ट आता है मस्तिष्क, तो मस्तिष्क की क्या बोलते हैं मृदा में हम? मस्तिष्क मृदा का कौन होता है? तो मिट्टी होता है। और रंग की बात करें तो मिट्टी का रंग होता है, ठीक। और ऊंचाई की बात करो तो मिट्टी की गहराई, ठीक। ये सारे बात हम जो पॉइंट जो हम बात किए हैं, तो वो सारे बात हमारे आते हैं सॉइल साइंस पे, ठीक।
इतनी बात आप सबको समझ में आ रहा है? बताइए। तो हमारा ये दूसरा टॉपिक है जियोग्राफिकली अर्थ कंस्टिट्यूट ऑफ 3 स्फीयर करस्पॉन्डिंग टू 3 स्टेट के कौन से स्टेट? तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये 3 स्टेट में। ओके, को बता चुके थे कि जियोग्राफिली जो है अर्थ कंस्टिट्यूट करता है 3 स्फीयर्स को करस्पॉन्डिंग से 3 स्टेट में, जो कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में हमको देखने को मिलता था। भौगोलिक रूप से जो है अर्थ 3 राज्यों में इसको जो है डिवाइड किया गया है, और वो है आपको, एक है आपको सॉलिड, ठोस, द्रव और गैस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, आपको लिथोस्फीयर के बारे में बताए हुए थे, जो कि अभी जो पॉइंट आया था आगे याद होगा आप सबको। तो लिथोस्फीयर के बारे में हम बताए थे। तो वो लिथोस्फीयर क्या होता है? वो सॉलिड जोन होता है, तो हम सॉलिड जोन को लिथोस्फीयर कहते हैं। ठीक, ये जो है ये आपको ये बीसीसी में क्वेश्चन पूछा गया था। बीसीसी में कब पूछा गया था इसमें मुझे ठीक से पता नहीं है। उसमें पूछा गया था कि व्हाट इज़ लिथोस्फीयर, जोन ऑफ लिथोस्फीयर लिखा गया था, और ऑप्शंस में आपको सॉलिड, लिक्विड, गैसेस दिए गए थे। ठीक, तो उस पर जो है ये सारे पॉइंट पे आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और हम बता दें इनकम्प्लीट कवरिंग जो वाटर फॉर्मिंग का होता है, जैसे सीज वे, ओशियंस वे, ये सारे लिक्विड स्पेयर्स के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि वो सारे जो है लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। ठीक, और जो लिक्विड स्पेयर में आते हैं उसको हम हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। अब इसको हमको अच्छे से कंसेप्ट के साथ समझना है। देखिए, हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रो मीन्स होता है आपको वाटर, ये आपको याद रखना। तो वाटर से रिलेटेड जो होगा वो आपको हाइड्रोस्फीयर के अंतर्गत आएगा। जैसे आपको बीसीसी में पूछा जाएगा क्वेश्चन, विच इज रिलेटेड टू हाइड्रोस्फीयर। ठीक, स्फीयर पे जो हाइड्रोस्फीयर, तो आप क्या करना, जहाँ पे देखना सॉलिड, लिक्विड और गैस 3 रहेगा। ठीक, आपको हाइड्रो ऑप्शंस में नहीं रहेंगे, आपका ऑप्शंस में रहेगा आपको सॉलिड रहेंगे, और कुछ ऐसे सबस्टांस का नाम आपको देगा जो वाटर से जुड़ा हुआ है। ठीक, जो वाटर से मान के चलिए आपको सीज दे देगा। ठीक, आपको एक लैंड दे देगा, तो आपको सी करना है। ठीक, क्योंकि जहाँ पे पानी मौजूद होता है उन्हीं को हम हाइड्रो बोलते हैं। ठीक, तो हाइड्रो मीन्स ये वाटर होता है, तो वो क्वेश्चन हमको टिक करना है। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार कर लो। ठीक, मैं आपको बीसीसी का जो मेन मुद्दा होता है बुक का, जितने सारे क्वेश्चंस होते हैं उनसे मैं छांट के ये क्वेश्चन, ये मुद्दा यहाँ पे मैं सेट किया हूँ। ठीक, चलिए अब बात करें, जो गैसियस फॉर्म में रहता है उसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। अब पूछा जाता है क्वेश्चन, व्हाट इज एटमॉस्फेयर, तो देखेंगे जो भी गैसियस फॉर्म में होगा उनको हम अर्थ पे उनको हम एटमॉस्फेयर बोलेंगे। तो अब हम बात करें कि ठोस क्षेत्र लिथोस्फेयर है। ठीक, आपको पूछा जाएगा, उसी को मैं हिंदी में बता रहा हूँ कि जितने भी ठोस क्षेत्र होते हैं उनको हम बोलते हैं लिथोस्फेयर। और समुद्र और महासागरों की बात करें, ठीक, बनाने वाली पानी जो कि अधूरा आवरण, वो हाइड्रोस्फेयर है। जितने भी समुद्र और महासागर हैं ये सारे हाइड्रोस्फेयर के अंतर्गत आता है। और पृथ्वी की सतह पर जो गैस होते हैं उनको हम वायुमंडल बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ठीक, ये सारे बात आपको समझ में आ गया होगा। अब जो मैं आगे जो हमारा मुद्दा है उस पर हम बात करें, तो एटमॉस्फेयर पे हम बात करें कि व्हाट इज एटमॉस्फेयर। तो देखिए, तो एटमॉस्फेयर फॉर्म्स एन इन्वेलप 322 किलोमीटर ओवर द अर्थ सरफेस। तो वायुमंडल पृथ्वी की सतह पर एक लिफाफा है जो 322 किलोमीटर जो है बनाता है। ठीक, और जो हमारा आगे का पॉइंट है वो है हमारा, और ये इन्वेलप क्या करता है, तो दिस इन्वेलप्स ऑफ एयर दैट कवर्स बोथ लिथोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर इक्वल। और ये जो इन्वेलप ये कवर करते हैं किनको, तो लिथोस्फेयर को और हाइड्रोस्फेयर को, दोनों मिल के क्या बनते हैं, दोनों मिल के बनते हैं एटमॉस्फेयर। ठीक, तो एटमॉस्फेयर कैसे होता है ये आपको पता चल गया। बताइए एटमॉस्फेयर, सॉरी अब मैं पूछूंगा ही नहीं। तो एटमॉस्फेयर क्या होता है, तो एटमॉस्फेयर आपको होगा जो कि हाइड्रोस्फेयर और लिथोस्फेयर ये दोनों जब मिलेगा, जब लिथोस्फेयर और उनके साथ हाइड्रोस्फेयर मिलेगा देन फॉर्म, तब एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन होता है। ठीक, और आगे हम बात करें तो वायु वही बात है कि जब लिथोस्फेयर और जलमंडल और ये दोनों मिलेगा तो वायुमंडल को जो है फॉर्म करता है। ठीक, अब ये कंटेन करता है वाटर मॉलिक्यूल को, इट कंटेन्स वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक, और डस्ट, और जो कि एक्ट करता है न्यूक्ली में, किसके लिए, तो कंडेंसेशन वाटर वेपर का कंडेंसेशन के लिए। और वो क्या बनाता है, क्लाउड बनाता है, फॉग बनाता है। क्लाउड मतलब वही जो वो कंडेंस करता है वाटर मॉलिक्यूल, जब उसको हम वाटर वेपर के, जैसे मैं आपको इसके एग्जांपल के साथ समझा रहा हूँ। मान लो यहाँ पे हम फायर हुआ, या फायर हुआ, ठीक, यहाँ फायर हुआ, यहाँ एक कंटेनर है, यहाँ एक कंटेनर है। ठीक, ठीक, और इसमें जो है वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर है। जब यहाँ से फायर होगा तो इसके जो इससे वेपर होगा, ये जो है मॉलिक्यूल लिक्विड चेंज इनटू गैस होगा। ठीक, तो वाटर वेपर में चेंज होगा, और ये वाटर वेपर जब क्या बनते हैं आगे चल के, ये फॉग बनते हैं। ठीक, फॉग और क्लाउड बनते हैं और बादल बनते हैं। ठीक, ये बात आता है आपको इसमें।
और उसमें जो है कितने नाइट्रोजन उसमें कितने परसेंट रहते हैं, तो नाइट्रोजन की बात करें तो 78.054% उसमें प्रेजेंट रहते हैं। ठीक, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर BCCC, BCC के लिए इम्पोर्टेंट। और ऑक्सीजन कितने परसेंट रहते हैं, तो 20.946% हमको ऑक्सीजन वहाँ पे मिलेंगे। और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 0.033% मिलेंगे। और आर्गन की बात करें तो 0.934% मिलेंगे, वहाँ पे हमको मिलते हैं। ठीक, तो ये जितने आप मुद्दे अभी देखे हो, तो ये सारे हम बात किए हैं आपको किस प्रकार एटमॉस्फेयर बनते हैं। ठीक, जो कि लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर, ये सारे बातें जो है, ये सारे बातें आते हैं मृदा के अंतर्गत। और ये जितना टॉपिक पे आज हमने बात किया है, इससे जो है BCC में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।